नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मान सम्मान की खातिर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभा बड़ी सावधानी से घर में दाखिल हुई। इधर उधर देखकर वह दबे पैर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही गीता बुआ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गीता बुआ तकरीबन धकेलते हुए प्रभा को कमरे के अंदर ले गईं और अंदर जाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गई थी? इतनी देर कहाँ थी? तू आज फिर अनिल से मिलने गई थी? हाँ, मैं अनिल से मिलने गई थी, प्रभा खोए खोए अंदाज में बोली। गीता बुआ प्रभा की हालत और उसके हाव भाव देखकर परेशान होकर समझाने लगी। देख प्रभा, तू अनिल के प्यार में पागल हो गई है, लेकिन तेरा इस तरह से मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में भैया की क्या इज्जत रह जाएगी। गीता बुआ काफ़ी देर तक समझाने की नाकाम कोशिश करती रहीं, लेकिन प्रभा तो जैसे अनिल के प्यार में बावली हो गई थी। उसको ऊंच नीच सही गलत कुछ नज़र नहीं आ रहा था। प्रभा के पिता श्याम सुंदर गांव के रसूखदार किसान माने जाते थे। 2 जोड़ी बैल, 4-5 भैंसें, ट्रैक्टर ट्रॉली, 50 बीघा खेत, सभी सुख सुविधाओं से भरा बड़ा सा पक्का मकान, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। श्याम सुंदर के घर में उनकी पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। पति से अनबन होने की वजह से उनकी छोटी बहन भी उनके साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा संजय अभी पढ़ रहा था, जबकि बेटी प्रभा सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर पर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। प्रभा जब 8वीं जमात में पढ़ रही थी, तभी बगल के गांव में ही उसकी शादी करके श्याम सुंदर ने बेटी की जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया था। शादी के समय प्रभा का होने वाला पति 10वीं जमात में पढ़ता था। दोनों शादी के समय छोटे थे, इसलिए शादी के बाद गौने में विदाई तय थी। प्रभा और अनिल का गांव अगल बगल में ही था, इसलिए बाजार में या किसी दूसरे काम से आने जाने पर कभी कभार दोनों का सामना हो ही जाता था। समय बीतता गया। अनिल और प्रभा दोनों बड़े हो गए थे। अनिल 10वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने चाचा के पास चला गया था और उसके बाद हॉस्टल में रहने लगा था। वह घर पर बहुत कम आता था और अब उसको शहर और हॉस्टल की हवा लग गई थी। प्रभा घर के कामों में बेहद माहिर हो गई थी। यह देखकर श्याम सुंदर ने उसे सिलाई सीखने की इजाज़त दे दी थी, इसलिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ वह सिलाई सीखने जाती थी। प्रभा को ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। साफ चमकता हुआ बेदाग चेहरा, दूध और गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी गालों का रंग, बड़ी बड़ी कजरारी झील जैसी गहरी आँखें, तोते सी नाक, गुलाबी होंठ, कमर तक लहराते काले घने रेशमी बाल, भरा हुआ बदन, आँखों पर काजल। ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांद पर कालिक की बिंदी लगा दी हो। सुबह जब प्रभा तैयार होकर सिलाई सीखने के लिए साइकिल लेकर सिलाई सेंटर जाती थी, तो उसको देखकर गांव के न जाने कितने मनचलों की नीयत खराब हो जाती थी। प्रभा को देखते ही तरह तरह की बातें करते हुए लड़के अपने होठों पर जीभ फेरने लगते थे, जिसका अंदाज़ा प्रभा को भी होता था, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी, क्योंकि उसे अपने और अनिल के रिश्ते का मतलब पता था। दिवाली आ रही थी, कॉलेज बंद हो रहे थे। अनिल के साथ हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़के घर चले गए थे और अनिल की माँ ने भी इस बार घर आने के लिए
बहुत दबाव बनाया था, इसीलिए वह इस दिवाली पर अपने घर आया था। अगले दिन अनिल गांव के दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा था। तभी बगल से प्रभा साइकिल लेकर निकली। अनिल ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। एक पल को तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि यह चेहरा जाना पहचाना सा है। वह उसे याद करने की कोशिश करने लगा कि इसे कहाँ देखा है, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने व कोई मेलजोल न होने की वजह से याद नहीं आ रहा था। प्रभा की तरफ एकटक निहारते देख उसके दोस्त ने कोहनी मारी और बोला, क्या अनिल भाई, भाभी को देखकर कहाँ खो गए? अनिल अचकचाकर बोला, अरे कहीं नहीं यार, कौन भाभी, किसकी भाभी? तब अनिल के दोस्त ने उसे बताया कि वह जिस हसीना को इतनी गौर से देख रहा था वह उसकी ही बीवी प्रभा है। दोस्त के मुंह से यह सुनकर अनिल का मुंह खुला का खुला रह गया। वह प्रभा की खूबसूरती व गर्दाया बदन देखकर हैरान रह गया था। अब उसको एक एक पल काटना भारी पड़ने लगा था। जैसे तैसे रात कटी तो सुबह सुबह अनिल ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर प्रभा को मिलने के लिए संदेशा भिजवाया। संदेशा सुनकर प्रभा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इस संदेशे में अनिल ने मिलने को कहा था, लेकिन वह सोच रही थी कि अगर अनिल से मिलते हुए किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी, और अगर न मिलने गई तो अनिल के नाराज़ होने का डर था। प्रभा का मन भी अनिल से मिलने के लिए बेताब था। डरते डरते प्रभा ने आने का वादा कर लिया। शाम को दिन ढलने के बाद वह सबसे छिपकर दबे पैर गांव के बाहर आम के बगीचे में गई, जहां पर अनिल पहले से आकर उसका इंतजार कर रहा था। गांव वाले बगीचे में गन्ने की सूखी पत्तियों व पुआल का ढेर लगाकर रखते थे। दोनों उसी की ओट में बैठकर बाहों में बाहें डाले बातें करने लगे। थोड़ी देर अनिल के साथ गुजारकर प्रभा घर आ गई। घर आकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में कंपन हो रही थी। उसे अपने हाथों में अनिल के हाथों की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। प्रभा को अनिल के साथ बिताए ये चंद पल जिंदगी के सबसे हसीन पल लग रहे थे। उसे इस नई छुअन का एहसास बार बार हो रहा था जो उसके साथ पहली बार था। उस दिन की मुलाकात के बाद प्रभा और अनिल अक्सर रोजाना मिलने लगे। कभी घंटों तो कभी मिनटों की मुलाकातों ने सारी हदें पार कर दी। प्यार की आंधी इतनी जोर से चली कि सारे बंधन टूट गए और वे दोनों रीति रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उनमें बह गए। छुट्टियां खत्म होते ही अनिल वापस हॉस्टल चला गया। इधर प्रभा उसके ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। प्रभा की रातें अब नींद से दूर थीं। उसे भी तकिए की ज़रूरत और अनिल की आदत सताने लगी थी। कुछ दिनों से प्रभा को कमजोरी महसूस होने लगी थी। पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द रहता था। एक दिन प्रभा सुबह सोकर उठी तो चक्कर आ गया और उबकाई आने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। प्रभा को इतनी देर तक सोता देख गीता बुआ उसके कमरे में चाय लेकर आईं और बोली, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। प्रभा ने मना कर दिया और बोली, नहीं बुआ, बस जरा सी थकावट लग रही है, बाकी मैं ठीक हूँ। गीता बुआ बोली, ठीक है, फिर चाय पी लो, आराम कर लो, फिर बाजार चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना है। प्रभा चाय पीने लगी तो उसे फिर से उबकाई आने लगी। वह भागकर बाहर गई और उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो गईं। गीता बुआ उसे उल्टी करते देख परेशान हो गईं और प्रभा से पूछने लगीं, प्रभा सच बता, तुझे यह सब कब से हो रहा है? कहीं तू पेट से तो नहीं है? प्रभा बोली, अरे नहीं बुआ,
पेट में गैस बनी होगी, इसलिए उल्टी हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गीता बुआ का दिल नहीं माना। वे प्रभा को लेकर नज़दीक के सरकारी अस्पताल में गईं तो पता चला कि प्रभा सच में पेट से थी। यह सुनकर गीता बुआ सन्न रह गईं। घर आकर गीता बुआ प्रभा को झकझोरते हुए पूछने लगीं, यह क्या किया प्रभा तूने? कहा था कि तेरा अभी गौना नहीं हुआ है, अनिल से मिलने मत जाया कर। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लेकिन तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे। अब बता कि हम क्या करें? प्रभा सिर्फ रोए जा रही थी, क्योंकि गलती तो उससे हुई ही थी, लेकिन अभी भी सुधर सकती थी। उसने गीता बुआ से कहा, बुआ आप बाबूजी से बात करो कि वे मेरा गौना करा दें, और मैं अनिल से बात करती हूँ। मैं उसे बताती हूँ, वह ज़रूर कुछ करेगा। सुबह सब लोग चाय पी रहे थे, तब गीता बुआ ने श्याम सुंदर से प्रभा के गौने की बात छेड़ी तो श्याम सुंदर बोले, हाँ मुझे भी पता है कि अब गौना निपटा देना चाहिए। बेटी राजी खुशी अपने ससुराल में रहे। मैं उन लोगों से कल ही बात करता हूँ। यह सुनकर गीता और प्रभा दोनों ने चैन की सांस ली। प्रभा जब सिलाई सेंटर गई तो सबसे पहले जाकर उसने पीसीओ से अनिल को फ़ोन किया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर अनिल प्रभा पर बुरी तरह बरस पड़ा। यह क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की तुमने? अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ और इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए मुझे। जाकर डॉक्टर से इसको गिराने की दवा ले आओ। मैं अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊँगा, और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गौने से पहले बाप बन गया। नहीं नहीं प्रभा, यह बच्चा नहीं चाहिए मुझे। यह बोलकर अनिल ने फ़ोन रख दिया और प्रभा हेलो हेलो करती रह गई। उस दिन प्रभा का मन सिलाई सेंटर में भी नहीं लगा। वह जल्दी घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर औंधे मुँह बिस्तर पर गिर गई। उसके कानों में अनिल की बातें गूंज रही थी, दवा खा लो, बच्चा गिरा दो। उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और जोर से चीख पड़ी, नहीं। प्रभा की चीख सुनकर गीता बुआ दौड़कर आईं और दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगीं। दरवाज़ा खोलते ही प्रभा गीता बुआ के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। काफ़ी देर तक रो लेने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ, तब गीता ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? अनिल से बात हुई, क्या बोला उसने? गीता ने पुचकार कर पूछा तो प्रभा फिर बिलख पड़ी और बोली, बुआ अनिल ने कहा है कि उसे यह बच्चा भी नहीं चाहिए। वह बोल रहा है कि मैं दवा खा लूँ और इस बच्चे को गिरा दूँ। तूने क्या जवाब दिया? तू क्या करने वाली है? गीता बुआ ने उसका कंधा पकड़कर पूछा। प्रभा बोली, बुआ उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसने फ़ोन काट दिया। बुआ अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? गीता बुआ ने प्रभा को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो, आज तेरी ससुराल बात करने भैया गए हैं। एक बार तेरा गौना हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, और देखना अनिल भी इस बच्चे को अपना लेगा। गीता बुआ की बातें सुनकर प्रभा को थोड़ी राहत मिली, उसका मन थोड़ा शांत हो गया। शाम को श्याम सुंदर घर आई तो प्रभा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सुनने के लिए परेशान थी कि उसकी ससुराल वालों ने कब की तारीख पक्की की है। गीता बुआ पानी लेकर श्याम सुंदर के पास गईं और पानी देकर उनसे पूछने लगीं, प्रभा की ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? प्रभा भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दिल थाम कर सारी बातें सुन रही थी। प्रभा की ससुराल वाले बोल रहे हैं कि अनिल की पढ़ाई का अभी 1 साल और है, इसीलिए वे लोग नहीं ले जाएंगे। अभी हमारी प्रभा 1 साल हमारे पास और रहेगी। श्याम सुंदर मूँछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर बोले,
श्याम सुंदर की बातें सुनकर गीता बुआ के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। श्याम सुंदर चौंक कर गीता की तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता दरवाजे के पास खड़ी प्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। वे दोनों दौड़कर प्रभा के पास गए और उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने प्रभा का चेकअप किया और बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया था। दवा पिला दीजिए और इनका ध्यान रखिए। ये माँ बनने वाली हैं और ऐसी हालत में लापरवाही ठीक नहीं है। डॉक्टर के मुंह से माँ बनने की बात सुनकर श्याम सुंदर हक्के बक्के रह गए। डॉक्टर के जाते ही सबसे सवालों की झड़ी लगा दी। गीता बुआ ने पूरी बात श्याम सुंदर को बताई और बोली, भैया गौने की तारीख जल्दी से पक्की करके आइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। उधर होश में आते ही प्रभा रोने लग गई। रोते रोते वह बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्याम सुंदर प्रभा के सिर पर हाथ रखकर लंबी सांस लेकर वहाँ से चले गए। अगले दिन वे फिर प्रभा की ससुराल गए। घर पर गीता और प्रभा बेचैन घूम रही थी कि न जाने क्या खबर आएगी। श्याम सुंदर दिन ढले थके हारे घर आए और आते ही सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनको इस तरह बैठे देखकर सबका दिल बैठा जा रहा था। सब सांस रोककर उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। श्याम सुंदर रुंधे गले से बोले, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने गौना कराने से साफ मना कर दिया। अनिल बोल रहा था कि वह कभी मिलने नहीं आता था। गीता, वे लोग मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तू ही बता कि अब क्या करूं मैं। गीता बुआ और प्रभा दोनों रोने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया और सबने अपने अपने कमरे में करवटें बदल बदल कर रात बिताई। सुबह हुई, प्रभा ने उठकर मुंह धोया और बहुत देर तक खुद को आईने में देखती रही। मन ही मन एक फैसला लिया और बाहर आई। श्याम सुंदर बरामदे में बैठे थे और प्रभा उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बाबूजी मुझसे एक गलती हो गई है, लेकिन इस बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं होगा। मुझसे यह पाप मत करवाइए। श्याम सुंदर ने प्रभा का हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटी क्या चाहती है बोल, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। श्याम सुंदर की बात सुनकर प्रभा बोली, बाबूजी इस नन्ही सी जान को मैं सारी दुनिया से लड़कर इस दुनिया में लाऊंगी और उस अनिल को नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम और हक दोनों दिलाऊंगी। अनिल बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, हार मानना नहीं सीखा है। अपनी बेटी की बातें सुनकर श्याम सुंदर की आंखें भर आईं। वे आंसू पोंछकर बोले, हाँ बेटी, मैं हर पल हर कदम पर तेरी लड़ाई में साथ हूँ। अगले दिन प्रभा और श्याम सुंदर दोनों जाकर वकील से मिले और उनको सारी बातें समझाईं। वकील ने प्रभा को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले शाबाशी दी और बोले, बेटी तुम परेशान ना हो, हम यह लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अनिल पर केस दर्ज हो गया था। प्रभा हर पेशी पर अपने बाबूजी के साथ अदालत में अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही थी, तो बाहर दुनिया से अपनी इज्जत के लिए उसका बढ़ता पेट देखकर गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कई बार उसके मुंह पर बोल देते थे, देखो कितनी बेशर्म है, पहले मुंह काला किया, अब बच्चा जनेगी और केस लड़ेगी। प्रभा सारी बातें सुनकर अनसुना कर देती थी। समय बीतता गया और प्रभा ने समय पूरा होने पर एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। अदालत की तारीखें बढ़ रही थीं।
और श्याम सुंदर का बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था। खेत बेचने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन बाप बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई जारी रखी। वे कई सालों तक लड़ाई लड़ते रहे। एक दिन श्याम सुंदर को एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। वे लोग प्रभा की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक प्रभा अपनी जिंदगी के लिए कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं थी। इधर अनिल और उसके घर वाले अदालत के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके थे। वे लोग चाहते थे कि समझौता हो जाए, प्रभा उनके घर आ जाए और वे बच्चे को भी अपना खून मानने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रभा ने सख्ती से मना कर दिया और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार प्रभा की जीत हुई। अदालत ने अनिल को सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। वहीं उसे और उसके बेटे को अनिल की जायदाद में हिस्सेदारी भी दी गई। प्रभा ने हिम्मत दिखाकर अपना खोया हुआ मान सम्मान व अपने बेटे का हक सब वापस जीत लिया था। प्रभा इस जीत पर बेहद खुश थी। इधर प्रभा की शादी के लिए भी वे लोग जोर देने लग गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने प्रभा और प्रकाश की शादी करा दी। प्रकाश प्रभा को लेकर मुंबई चला गया। 1.5 साल बाद प्रभा और प्रकाश मुंबई से वापस आए तो प्रभा की गोद में 6 महीने की एक प्यारी सी बच्ची भी थी। शाम को श्याम सुंदर जब घर आए तो देखा कि आंगन में प्रभा और प्रकाश अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। वे अपनी बेटी के उचित फैसले पर मुस्कुराकर अंदर चले गए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।